नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंटर में। मेरे साथ अबू धाबी से WTO कवर करने गए अंशुमान जी जुड़ गए हैं वहां से ठीक आपके लिए। और WTO पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उससे ज़्यादा चर्चा होगी और बड़ी खबरों पर, विश्लेषण होगा उन खबरों पर। खबरें कौन सी हैं, चर्चा से पहले आपको ये बताते हैं ऑन द शो में। तो शुरुआत करेंगे एक सेबी की खबर के साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी सेबी को कर रही परेशान। क्यों परेशान कर रही है, क्या कुछ सेबी अब इस पर अंकुश लगा रहा है, क्या आग्रह कर रहा है, ये जानेंगे। क्या बता रहे अनाज उत्पादन के आंकड़े। अनाज उत्पादन के नए आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। क्या बता रहे हैं ये आंकड़े, इस पर समझेंगे। क्या खत्म हो जाएंगे फ्री यूपीआई के दिन। जी हां, चर्चा ऐसी है कि जो फ्री में आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो शायद अब बहुत दिन तक फ्री नहीं रह जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। दिन की बड़ी खबरें होंगी जीडीपी के आंकड़े। कल जीडीपी के आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे। क्या अनुमान था, कितने बेहतर रहे, जीडीपी के आंकड़ों के भीतर छिपा क्या है, ये जानेंगे। पेटीएम में सॉफ्टबैंक ने घटाई हिस्सेदारी। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अभी भी थोड़ी रखी है, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले। क्या अभी भी कोई उम्मीद है, ये जानेंगे। और एक दिन क्यों बढ़ी WTO की बैठक, जितनी प्रस्तावित थी उससे ज्यादा एक दिन बढ़ा दी गई। क्या कुछ हो रहा है WTO की बैठक में, अंशुमान जी से ये भी समझेंगे। 5 दिन का पूरा विवरण, क्या कुछ निकला। अब तो हम अंतिम पड़ाव पर हैं। पूरी मशक्कत, पूरी खींचतान के बाद, पूरे मंथन के बाद हाथ में आया क्या, ये समझेंगे। शुरुआत सेबी की खबर के साथ। छोटे और मझोले शेयरों में निवेश करने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बढ़ते निवेश को ध्यान में रखते हुए सेबी ने मैनेजर से कहा है कि वे कस्टमर के स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में निवेश को सीमित करने का आग्रह करें। मतलब सेबी ये कह रहा है कि आप लोगों को समझाइए कि भाई आप केवल मिड कैप स्मॉल कैप में मत डालिए, इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी है। साथ ही सेबी ने इन फंड्स की बिक्री के लिए दी जाने वाले कमीशन में भी कटौती पर कहा है, इस पर भी विचार किया जाए। इससे क्या होगा कि भाई हतोत्साहित होगी ये बिक्री की अगर इस पर कमीशन कम दिया जाए। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में अनुमान से ज्यादा निवेश आया। सर, डर किस बात का है, इससे भी इतना क्यों घबरा रहा है? शुभम, कल हम लोगों ने चर्चा में इस बात का संकेत दिया था कि सेबी ने जो कल इस तरीके का बयान दिया था और एमपी की तरफ से भी जो बात कही गई थी वो ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में बड़ा निवेश बढ़ रहा है। यहाँ पर स्पेकुलेटिव बबल बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बबल अब केवल रिटेल इन्वेस्टर या डायरेक्ट पास सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वाले ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड भी इस बबल को बनाने में मदद कर रहे हैं। और सेबी का इशारा इसी तरफ था कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में जो हमें बढ़ोतरी दिखाई दी है, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से या फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन अब पैसा म्यूचुअल फंड्स के पास स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीमों में आ रहा है और वो पैसा घूमकर बाजार में निवेश के लिए पहुंच रहा है और इससे वो बबल बन रहा है। और इसलिए सेबी को लग रहा है कि अब इसमें दखल देने की जरूरत है। पर मेरे लिए आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बात यह कि सेबी ने तत्काल 24 घंटे में ही इसका एक प्लान भी सामने सजेस्ट कर दिया है। हालांकि आदेश नहीं दिया है, पर इस सुझाव जरूर दिया है कि इसमें निवेश को हतोत्साहित किया जाए। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर सेबी या एमपी म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और तरह तरह से निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब किसी खास फंड में निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। किया कैसे जाएगा? कमीशन बढ़ाया जाएगा, स्कीमों में निवेश रोकने की बात की जाएगी। फंड मैनेजर्स क्या लोगों के एसआईपी नहीं लेंगे या नए एसआईपी नहीं खोलेंगे, देखना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसी कोई पुरानी व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में जिस तरीके का इसका स्पेकुलेटिव बबल है, जिस तरीके की सट्टेबाजी दिख रही है, वो नियामक को डरा रही है और परेशान कर रही है। रबी फसल के उत्पादन को लेकर सरकार का पहला अनुमान आ गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश में 11.20 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। पिछले साल 11.05 था, यानी कि उससे ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है। इसके अलावा सरसों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन, चने का उत्पादन 1.21 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है। रबी फसलों के साथ के पहले अनुमान के साथ खरीफ फसलों का दूसरा अनुमान भी जारी हुआ। इसके मुताबिक इस साल देश में कुल अनाज तिलहन उत्पादन 3.66 करोड़ टन और दलहन उत्पादन 2.34 करोड़ टन होने का अनुमान है। सर, उत्पादन के ये आंकड़े अगर एक तरफ देखे जाएं, फिर आपको महंगाई की तस्वीर कैसी बनती दिखती है, खाद्य महंगाई की खास तौर पर?
पहला अनुमान है, अभी देखना होगा कि कितना की वास्तविक उत्पादन कितना हो रहा है, क्योंकि रबी की फसल को लेकर पिछले 2-3 महीनों से कई तरीके की चर्चाएं और संभावनाएं थी। गर्मी को लेकर, उत्पादन में पे असर पड़ने को लेकर, टेम्परेचर बढ़ने को लेकर सरकार का अनुमान थोड़ा उत्साहवर्धक है और महत्वाकांक्षी है, लेकिन वास्तविक तौर पर कितनी उपज होती है इस पर निर्भर करेगा। दूसरा है कि बाजार की कीमतों पर अभी इस अनुमान का कोई बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा है। एक दूसरा और महत्वपूर्ण संकेतक है जो हमें देखना होगा कि अगर ये रिकॉर्ड अनाज उत्पादन होता है और पिछले साल से ज्यादा होता है, तो क्या सरकार अपना खरीद का लक्ष्य पूरा कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि पिछले पूरे साल हमने अनाज की कीमतों में तेजी देखी और किसानों ने सरकार को पर्याप्त गेहूं नहीं बेचा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उत्पादन बढ़ता है तो क्या कीमतों में कोई उल्लेखनीय कमी दिखाई देगी? बाजार महंगाई की दृष्टि से या कीमतों की दृष्टि से प्रतिक्रिया करने से पहले उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों का शायद इंतजार करें। फिनटेक कंपनियों ने यूपीआई भुगतान पर चार्ज से जुड़ा मुद्दा फिर उठाया है। इन कंपनियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ एक ओपन हाउस सेशन के दौरान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने की मांग की है। यूपीआई का भुगतान पर एमडीआर को लागू करने के लिए फिनटेक कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि यूपीआई लेनदेन से उन्हें कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। फिनटेक कंपनियों का कहना है कि इस वजह से उनके ग्राहकों को बीमा, म्यूचुअल फंड और लोन जैसे वैकल्पिक उत्पाद बेचने के रास्ते तलाशने पड़ते हैं। सर, क्या फिर माना जाए यूपीआई के फ्री होने के जो दिन थे वो पूरे होने वाले हैं? मामला देखिए घूम कर वहां आ गया जिस बात की संभावना थी। फिनटेक कंपनियों के बिजनेस मॉडल लड़खड़ा गए, क्योंकि एक तो कंप्लायंस के नए नियमों के कारण, डिजिटल लोन के कारण फिनटेक कंपनियों को नए सिरे से अपने कामकाज पर सोचना पड़ रहा है, और दूसरी चीज ये कि रिजर्व बैंक की तरफ से खासी सख्ती की जा रही है। अगर आप फिनटेक स्पेस को शुभम देखें तो पिछले एक साल में फिनटेक कंपनियों का जो सबसे बेहतर रेवेन्यू वाला मॉडल था वो डिजिटल लोन का ही मॉडल था, क्योंकि उसी के जरिए उन्हें कमाई होती थी। इसके अलावा पेमेंट पर या यूपीआई पे उन्हें कोई रेवेन्यू या जैसी परिस्थिति तो बनती नहीं दिखाई दे रही थी। अब डिजिटल लोन को लेकर रिजर्व बैंक ने सख्ती की है, वित्त मंत्रालय ने भी सख्ती की है, डिजिटल लोन को लेकर नए नियम भी आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अब ये पूरा स्पेस सिकुड़ रहा है, और इसलिए फिनटेक कंपनियां अब इस बात की मांग कर रही हैं कि जो फ्री पेमेंट यूपीआई के जरिए किया जाता है, इस पर उन्हें थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलना शुरू हो। और शायद ये चर्चा इसलिए भी की गई है कि ये सर्वाइवल की बात भी है। अगर इन कंपनियों को कोई रेवेन्यू यूपीआई पर नहीं मिला तो इनका कहना यह होगा कि सर्वाइव इनके लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिनटेक के बाकी उत्पादों पर या बाकी जो मुनाफे वाले काम है उन पर अभी तस्वीर साफ होती नहीं दिखाई दे रही है। जापान की सॉफ्टबैंक कंपनी ने संकट से जूझ रही पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। सॉफ्टबैंक ने अपनी हिस्सेदारी 5.01% से घटाकर 2.83% कर दी है। सितंबर 2022 में सॉफ्टबैंक की 17% से ज़्यादा की हिस्सेदारी थी। कंपनी ने कई खुले बाजार सौदे के जरिए 1 साल के अधिक समय में अपने स्वामित्व में कटौती की है। इसकी सबसे हालिया कटौती जनवरी 2024 में हुई थी। उसके बाद आप देखिए मार्च के शुरुआत में कह लीजिए या फरवरी के अंत में दूसरी कटौती आ गई। सर, अभी भी लेकिन पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची गई है सॉफ्टबैंक की तरफ से। क्या कोई उम्मीद दिख रही है सॉफ्टबैंक को? सॉफ्टबैंक किश्तों में बाहर निकल रहा है। सॉफ्टबैंक की बिकवाली या एग्जिट नुकसान में ही हुआ है। अगर आप आईपीओ के हिसाब से देखें तो एक बार में निवेशक सीधे निकलते नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टबैंक को लगता है कि हाल फिलहाल में अगर थोड़ी बहुत कीमतों में बढ़ोतरी दिखती है पेटीएम में, क्योंकि हमने पेटीएम में काफी वॉलेटिलिटी देखी है, स्टॉक में थोड़ी प्राइस में बढ़ोतरी भी आई है, और पेटीएम को लेकर कोई बड़ा सुधार होता है, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर कोई बड़ा सुधार होता है, तो शायद बेटर लेवल पर, अच्छे लेवल पर सॉफ्टबैंक के लिए निकलने की गुंजाइश बनेगी। लेकिन अब जो इक्विटी बची है वो 3% से कम है, और शायद वो बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सेदारी नहीं है। टाटा सन्स आईपीओ से 55,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। टाटा ग्रुप अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की 5% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचेगी। टाटा सन्स को आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी माना है, और नियामक के नियमों के अनुसार टाटा ग्रुप की फर्म को सितंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करानी होगी। इससे पहले इतना बड़ा आईपीओ एलआईसी का आया था जिसने 21,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सर, टाटा सन्स का आईपीओ क्यों आ रहा है? इनको क्या जरूरत हुई? टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन सेबी के नियमों के हिसाब से उसे वो चूंकि कई सारी लिस्टिंग कंपनियों को होल्ड करती है तो उसे सूचीबद्ध कराने की जरूरत है। दर्शकों को याद होगा कि टाटा सन्स ने इसलिए अपनी इस होल्डिंग कंपनी को फिनांस कंपनी में एनबीएफसी के तौर पर प्रस्तुत किया था और इसे रजिस्टर कराया था। अब सेबी के नियमों के मुताबिक इसे सूचीबद्ध कराना जरूरी है, क्योंकि जो सेबी के नियम है उस हिसाब से इतनी बड़ी कंपनियां जिनमें तमाम कंपनियों की हिस्सेदारी हो, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में पारदर्शिता के आधार पर की शर्तों के आधार पर उनका सूचीकरण, उनकी लिस्टिंग जरूरी हो जाती है, और इसलिए टाटा सन्स को आईपीओ लाने की जरूरत पड़ रही है। और निवेशकों के लिए टाटा सन्स में जो कि होल्डिंग कंपनी है उसमें निवेश का एक मौका खुलेगा।
आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर जीडीपी के आंकड़े। गुरुवार को सरकार की तरफ से दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए गए। दिसंबर तिमाही के दौरान ग्रोथ अनुमान से कहीं ज़्यादा रही। ग्रोथ की दर 8.4% दर्ज की गई, जबकि बाजार अनुमान लगा के बैठा था 7% से कम ग्रोथ का या 7% के आसपास की ग्रोथ का। सरकार ने सितंबर और जून तिमाही के ग्रोथ आंकड़ों में भी सुधार किया है। दोनों तिमाही में 8% से ज़्यादा ग्रोथ का अनुमान लगाया है। पूरे वित्त वर्ष 23-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ाया गया है, 7.3% से करके 7.6% कर दिया गया है। सर, पहला सवाल तो यही सीधा सीधा कि अनुमान से बेहतर आंकड़ों की वजह क्या है? जीडीपी के आंकड़े बड़े दिलचस्प थे और कल हम डब्ल्यूटीओ में यहाँ चर्चाओं के बीच में डब्ल्यूटीओ और की ट्रेड वार्ताओं के बीच में समझने की कोशिश कर रहे थे कि जीडीपी के आंकड़ों में आखिर क्या हुआ। और इन लोगों के लिए समझना जरूरी है कि आंकड़े कैसे एक ही आंकड़ा दो अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखा सकता है, और यही सांख्यिकी का या मैक्रो इकोनॉमी के आंकड़ों की गणना की व्यवस्था है। इन आंकड़ों में जो कि ये माना जा रहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी, वो 8.4% के ऊपर पहुंच गई। दो वजह से ऐसा हुआ। पहली वजह ये कि पिछले वित्त वर्ष में इसी तिमाही का जो अनुमान था उसे नीचे कम कर दिया गया, घटा दिया गया। यानी सरकार ने ये कहा कि पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था उस गति से नहीं बढ़ी थी जिस गति से अभी बढ़ी, और इससे पहले की तिमाही के अनुमान को भी संशोधित किया गया। इन दोनों संशोधनों की वजह से इस तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर को 8% से ऊपर दिखाने का रास्ता बना, यानी जो बेस इफेक्ट प्ले करता है वो उसका असर दिखाई दिया। पर यह आंशिक था। एक और बेहद दिलचस्प चीज तकनीकी है जीडीपी के आंकड़ों में, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि इस आंकड़े ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों को चौंकाया है। इन आंकड़ों में ये दिखाई दिया कि कंपनियों ने जो इनपुट कॉस्ट बचाई थी उसे ग्राहकों को पास ऑन नहीं किया और अपने प्रॉफिट्स बढ़ाए और उन प्रॉफिट्स से ज्यादा टैक्स दिया। हमें यह पता है कि जीडीपी की गणना में कंपनियों के बड़ा हिस्सा होता है। तो इस तिमाही में जो टैक्स का भुगतान किया गया और जो प्रॉफिट्स बढ़े, उसके कारण जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दिया 8.4% के आधार पर। इसलिए अगर आप जीडीपी के आंकड़े को खोलकर देखें शुभम, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन का आंकड़ा है और जो जीडीपी का आंकड़ा है उसमें बड़ा अंतर दिखता है, बल्कि जीवीए में कमी आती दिखाई दे रही है, पर जीडीपी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसे आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि कंपनियां अगर चाहती तो कीमतें घटा सकती थी, और अगर कीमतें घटाती तो शायद इनपुट कॉस्ट को लोगों को पास ऑन करती, तो उनके मुनाफे कम होते और उसके बाद सरकार को टैक्स कम मिलता। तो सरकार को जो ज्यादा टैक्स मिला उस वजह से जीडीपी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नहीं तो जीडीपी के बाकी सारे क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वहां पिछले साल की तुलना में दबाव, या पिछली तिमाही की तुलना में दबाव दिखाई देता है, जो हम आगे अलग अलग सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। सर, अगर आंकड़ों के भीतर उतरकर देखें, निजी खपत का आंकड़ा देखें या बाकी आंकड़े देखें, तो ये आंकड़े कैसी तस्वीर बनाते दिखा रहे हैं? डिमांड साइड से कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं। सरकार को लेकर अगर हम आंकड़े के सामने खोल कर देखें तो दिखाई देता है कि कंजम्पशन डिमांड में लगातार वीकनेस बनी हुई है। खासतौर पर जो इस परिस्थिति पिछली तिमाही में थी वही है, क्योंकि कंजम्पशन केवल हायर इनकम ग्रुप में बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो आंकड़ा मेरे सामने दिख रहा है, गुड्स और सर्विसेज में जो सामान्य परिवारों की खपत है वो वहीं पर स्थिर है। दूसरे स्तर पर अगर आप देखें, हाँ, सरकार के खर्च में बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर का आंकड़ा हमें चौंकाने वाला दिखाई देता है। भारत की आर्थिक विकास दर 8.4% इस तिमाही में रही, और कृषि क्षेत्र की विकास दर में तेज गिरावट दिखाई दी, और लगातार दूसरा क्वार्टर है जो कृषि क्षेत्र की विकास दर में कमी दिखाई दे रही है। सर, यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी बनती दिख रही है? क्या आपको लगता है देशी या विदेशी जो रेटिंग एजेंसियां अनुमान लगातार घटा रही थी, वहां कुछ सुधार आएगा? एजेंसियों के अनुमानों के बारे में हमें देखना होगा कि जो कारण हमने बताया कि डिस्क्रिपेंसी कही जाती है जीडीपी के आंकड़े में, वो ये है कि कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स को इंक्लूड करने के कारण जीडीपी में बढ़ोतरी होती दिखाई दी। प्रॉफिट्स का ये लेवल आगे सस्टेन नहीं किया जा सकता, ऐसा आंकड़ों के भीतर से आपको दिखाई देगा। लेकिन सरकार ने इसके साथ इस साल के आकलन में भी बदलाव किया है, पूरे साल के जीडीपी के आकलन में बदलाव किया है। तो देखना होगा कि इन आंकड़ों को, ये जो तात्कालिक तौर पर इस तिमाही के आंकड़े आए हैं, ये इन्हें किस तरह से, किस रोशनी में देखा जाता है। क्योंकि अगर आप अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों में देखें तो काफी सारा असर हमें दिखाई दे रहा है स्लो डाउन का। जैसे एग्रीकल्चर में 0.8% का कंट्रक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप सेक्टर के वाइज देखें तो माइनिंग को छोड़कर अगर बाकी सारे देख लें, सर्विसेज सेक्टर भी देख लें, तो उनमें तिमाही आधार पर आर्थिक विकास दर में गिरावट दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में अगली तिमाही में आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए कुछ इसी तरीके की गुणागणित की जरूरत होती दिखाई देगी, जो हमें इस तिमाही में दिखाई दी है। लेकिन यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, और अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे किस तरह से लेंगी
या तमाम तमाम जो एजेंसियां जो इन आंकड़ों के आधार पर प्रोजेक्शन देती हैं, उन्हें करीब से देखना होगा। जीडीपी के बाद अब बात करते हैं उद्योगों के वृद्धि की। 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जनवरी में सुस्त पड़कर 3.6% रही। ये इसका 15 महीने का निचला स्तर है। रिफाइनिंग प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील और बिजली जैसे क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण उद्योगों की वृद्धि दर भी कमजोर रही है। सर, कोर सेक्टर के ये आंकड़े कितने चिंताजनक हैं? कोर सेक्टर के आंकड़े, अगर आप जीडीपी के आंकड़ों में से वो प्रॉफिट वाला हिस्सा और जीवीए जीडीपी के अंतर वाला जो तकनीकी हिस्सा उसको निकाल दें तो कोर सेक्टर के आंकड़े पिछली तिमाही के लाइन में हैं। और इसलिए जो अगली तिमाही के बारे में हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन क्या होगा, उसमें 8 बुनियादी उद्योगों की कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट बता रही है कि अगली तिमाही में आर्थिक विकास दर सुस्त रहने की संभावना है, क्योंकि आईआईपी के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अगर मांग की दृष्टि से देखें, अर्थव्यवस्था के ढांचे की दृष्टि से देखें, तो ये आंकड़े लगभग उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जैसा कि जीडीपी के आंकड़े में हमें वास्तविक परिस्थिति दिखती है। अब डब्ल्यूटीओ की तरफ बढ़ते हैं। गतिरोध खत्म करने के लिए डब्ल्यूटीओ की बैठक को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। कृषि, मछली पालन, सब्सिडी और ई-कॉमर्स जैसे मुद्दों पर मतभेदों को दूर करने के लिए डब्ल्यूटीओ की मंत्री सदस्यीय बैठक 5वें दिन भी जारी है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके अलावा भारत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान चाहता है। सर, पहला सवाल तो यही कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो रहा है कि बैठक को एक दिन बढ़ा दिया गया? डब्ल्यूटीओ की बैठकों में अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है तभी बैठकें बढ़ती हैं, और अब बैठकों में मतभेद काफी गहरे हैं। पहले एक महत्वपूर्ण खबर हम दे दें दर्शकों को। मंगलवार को डब्ल्यूटीओ पर में जो कृषि की बैठक थी, उसमें भारत और थाईलैंड के बीच खुला विवाद हो गया था। थाईलैंड ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत सब्सिडी पर चावल खरीदकर उसका निर्यात करता है। भारत ने उसका विरोध किया था और थाईलैंड की जो डब्ल्यूटीओ में राजदूत है उनका बहिष्कार किया था, और उस बहिष्कार के कारण जिन बैठकों में वो मौजूद होती थी वहां भारत के प्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे थे। गुरुवार की रात को भारत के इस विरोध के बाद थाईलैंड की जो राजदूत हैं डब्ल्यूटीओ में, उन्हें वापस बुला लिया गया है। तो कूटनीतिक तनाव इतने चरम पर है वार्ताओं में, क्योंकि वार्ताओं में नतीजे निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। खींचतान ये है कि जो इस वार्ताओं का मेजबान या होस्ट है वही चेयरमैन होता है, और अबू धाबी के यूएई के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन और होस्ट हैं। उनका आग्रह यह है, जितना सूत्रों ने हमें बताया, उनका आग्रह है कि कम से कम एक कोई समझौते का दस्तावेज चेयरमैन की तरफ से किसी सहमति के दस्तावेज को बनाकर लाया जाए। पर मोर्चे इतने कसके बंधे हुए हैं शुभम की कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही। पूरी रात कल वार्ताएं चली, हम पूरी रात डब्ल्यूटीओ के अबू धाबी के कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और इस जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है। कहीं से अंततः एक एक करके रात के 2 बजे 3 बजे एक एक देश के प्रतिनिधि बाहर निकलते चले गए, और उन्होंने उनके चेहरे, उनकी बातचीत, उनकी भाव भंगिमाएं बता रही थी कि बात कुछ बनती नहीं दिखाई दी। एक नया ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, उस नए ड्राफ्ट को फिर आज दिन में दिखाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर वार्ताएं नहीं नतीजे पर पहुंची तो शायद समय और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जो प्रत्याशित होगा, क्योंकि एक दिन का जो बफर टाइम होता है वो आज पूरा हो जाएगा। मुद्दा वही है, कृषि को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त है कि फूड सब्सिडी को लेकर विकासशील देशों को उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें अपने अनाज भंडार बनाने की छूट मिलनी चाहिए। इसका फार्मूला जो कई दशक पुराना, जो कई वर्ष पुराना है, उसे नए सिरे से तय किया जाना चाहिए। फिशिंग को लेकर अफ्रीकी देशों का दबाव है, भारत का दबाव है। ई कॉमर्स को लेकर भारत उस मॉरिटोरियम को खत्म करना चाहता है जो दुनिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों को मिलता है और उस मॉरिटोरियम के तहत उनके इंटरनेट ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगता है। जबकि रेमिटांस को लेकर भारत का पक्ष है कि जो विदेश से पैसा भारत में आता है उस पर विदेशों में, यूरोप में और अमेरिका में टैक्स कम किया जाए। और अभी फिलहाल इनमें से किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनती दिखी। सर, अब आपको लगता है कि अब ये जो एक दिन बढ़ाया गया है, चर्चा निकालने की कोशिश है पूरी तरीके से अध्यक्ष की कि किसी पर सहमति बन जाए, अगर आपको बनती दिख रही है तो सबसे नज़दीक मुद्दा कौन सा है जो आपको लगता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ तो चलो इस पर सहमति लगभग बन जाएगी? अभी शुभम बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें आपको दिखाई दे कि जहां सहमति बन जाएगी। वैसे 12-13 पैराग्राफ हैं ड्राफ्ट के जो हम सूत्रों के जरिए से हम देखने की कोशिश कर रहे थे। उनमें कुछ मोटी मोटी सहमतियां हैं, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को शामिल करने का और बाकी चीजों का। पर जो सबसे विवादित मुद्दे हैं उनमें मोर्चे काफी सख्त हैं। जैसे भारत कृषि पर लगभग 80 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरी तरफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और अमेरिका उसे ब्लॉक कर रहे हैं। भारत अगर रेमिटांस के मामले पर ईयू को थोड़ा सहमत करने में सफल आया है तो अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया है।
चाइना एक खास किस्म का निवेश फैसिलिटेशन समझौता इस केंद्र में लाना चाहता है। भारत ने उसका विरोध कर दिया और एक कहा है कि ये निवेश WTO के दायरे में नहीं है। दो मुद्दे हैं जहां हल्की फुल्की सहमति बनती दिखाई देती है। भारत को के राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक की सफलता और असफलता दोनों तरह से भारत को यहां ये मान रहे हैं कि लाभ होने वाला है। ये माना जा रहा है कि अगर ये बैठक कृषि के मुद्दे पर विफल हो जाती है तो भारत राजनीतिक रूप से भारत अपने किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने की बात कहेगा और दावा करेगा कि भारत ने अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। और अगर उस पर कोई सहमति बनकर निकलती है जो कि अप्रत्याशित होगी तो वो भारत की सफलता होगी। लेकिन अगर ये यथास्थिति रहती है तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि ई कॉमर्स मॉरिटोरियम को खत्म करने की बात पर भारत दुनिया के देशों को कर सकता है या एक नए सनसेट क्लास के साथ इसे खत्म करने की बात की जा सकती है। लेकिन अभी भी दस्तावेजों में जो ड्राफ्ट चारों तरफ हैं या जो मिल रहे हैं लोगों से जिन्होंने ड्राफ्ट देखे हैं, उन्होंने बताया है कि अभी इसकी भाषाएं ऐसी नहीं है जो बन पाई है जो अलग अलग पक्षों को संतुष्ट कर सके। चलिए, तो क्या कुछ और निकलेगा, हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, अंशुमान जी की नज़र बनी हुई है, आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी कहीं कुछ बनता पकता दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो ने आधिकारिक रूप से मेंबरशिप प्रोग्राम ज़ेप्टो पास शुरू किया है। मेंबर प्लान जो है मंथली फीस 149 रुपये से 299 रुपये के बीच है। इस प्लान में 99 रुपये में सभी ऑर्डर की डिलीवरी फ्री रहेगी। इस प्लान में कुछ निश्चित मूल्य के ऑर्डर पर अलग से ग्राहकों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बैंकिंग सिस्टम में घटती लिक्विडिटी की वजह से बैंकों को डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। कई बैंकों में तो फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से भी ऊपर चली गई है। करीब 2 साल पहले केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ाने की शुरुआत की थी और पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी पिछले साल तक बनी हुई थी। लेकिन ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद बैंक लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं और उनके पास जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने का अलावा कोई विकल्प सामने नहीं दिख रहा है। सरकार की तरफ से सभी फसलों पर MSP की गारंटी भले ही नहीं दी गई हो, लेकिन मसूर को लेकर गारंटेड MSP की शुरुआत होती नजर आ रही है। मसूर की खरीद के लिए सरकार एक वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। जो किसान अपनी मसूर की फसल को बेचने के लिए उस पोर्टल पर रजिस्टर होंगे, उनकी फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो महत्वपूर्ण चीजें झटपट खबरों में। एक तो जो डिपॉजिट्स की रेट्स की बढ़ोतरी है, और देखिए वही स्थिति हो गई। शुभम, आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने भी ये बात कही थी, रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से ये कहा था कि डिपॉजिट्स को लेकर होड़ ना की जाए। लेकिन बैंक की चुनौती ये है कि वो लिक्विडिटी की कमी के कारण उन्हें अधिक से अधिक डिपॉजिट्स चाहिए और इन डिपॉजिट्स की सर्विसिंग लंबे समय तक करने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक, कर्ज पर ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखना पड़ेगा। पर ये ट्रैप बनता चला जा रहा है और इससे निकलने का कोई रास्ता बनता नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, MSP की गारंटी कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से सही आ गई है, जो कि मसूर की दाल की खरीद के मामले में लागू होगी। आपको याद होगा कि भारत सरकार की तरफ से जो किसानों से वार्ता शुरू हुई थी, उसमें भारत की तरफ सरकार की तरफ से 3-4 फसलों के ऊपर 5 साल तक एक निर्धारित मूल्य पर खरीद करने की गारंटी जैसी बात या उसका आश्वासन देने की बात कही गई थी और अब उसे मसूर पर लागू किया जा रहा है, ऐसी संभावना बनती दिख रही है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगले हफ्ते फिर आएंगे सोमवार को नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।